हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट क्लास 7 तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि एनसीईआरटी से संबंधित वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं और आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर भी साबित होगी जब आप रीट एग्ज़ाम देंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या साइंस स्ट्रीम वाले जो भी स्टूडेंट हैं जो आगे टीचर से संबंधित एग्ज़ाम देने वाले हैं या नॉर्मल बेसिस पे भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी में लगभग साइंस आती है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एनसीईआरटी होने वाली है और क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए पढ़ते हैं तीसरा चैप्टर क्लास 7th विज्ञान विषय, तीसरा चैप्टर ऊष्मा। ठीक है, चलिए इसमें इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं, क्या क्या है इसमें, क्या क्या बताया गया है चैप्टर में। चलो, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानतव रेशों से बनाए जाते हैं। नहीं जानते हैं तो भी जान लीजिएगा, जानतव रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। यह हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयुक्त होते हैं। ठीक है ना, ऐसा तो होता नहीं है कि गर्मी में आप लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हो, ऐसा नहीं होगा ना। या फिर सर्दी में आप लोग सैंडो में घूम रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर यही पूछा गया है, यही आगे डिस्कस करेंगे कि विशेष ऋतु के हिसाब से आप लोगों को वस्त्र पहनने होते हैं विशेष प्रकार के। ठीक है, चलिए। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। देखें, आप लोग सर्दी का जब मौसम आता है तो पंखा चला के क्यों नहीं सोते हो, हैं? इसीलिए ही ना। तो शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो यानी कि गर्मी में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? ठीक है ना, हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात करते हैं हम गर्म और ठंडे की सबसे पहले। ठीक है ना, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती है और कुछ ठंडी होती है। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम आप लोग जोड़ सकते हैं। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी यहाँ पर लिखा रहा है, दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। किसी भी चीज़ की, जैसे आपने दूध की भगोनी आपने ली, गर्म है ना, उसके हाथ लगाओगे तभी तो आइडिया होगा कि वो गर्म है ना। थोड़ी टाइम बाद आप लोग देखेंगे वो ठंडी है। तो ये आइडिया कैसे होगा? स्पर्श करने पर, यानी कि देखो, हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारे स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? चलिए, अब थोड़ा सी चीज़ें मैंने यहाँ पर छोड़ दी थी इस डिब्बे में, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव को छूते समय आपको सतर्क रहना है। फिर यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं इनको आप लोग सारणी में, जैसे कि आइसक्रीम ठंडी होती है, गुनगुनी गर्म नहीं होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच वो गर्म होगी, है ना, ठंडी नहीं होगी। फलों का रस क्या है? ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती गर्म होती है, ठंडी नहीं होती। इस प्रकार से आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। 3 पात्रों में आप लोगों को पानी का तापमान का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। अब देखो, 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए, इन पर A, B, C अंकित कीजिए। पात्र ए में ठंडा पानी, पात्र बी में गर्म पानी रखना है और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी पात्र सी में रखना है। अब अपने बाएं हाथ को पात्र ए में रखिए और दाहिने हाथ को बी में और दोनों हाथों को 2 या 3 मिनट तक पानी में डुबोए रखिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबाइए।
क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। होशियारी मारने के चक्कर में आप लोग हाथ जला बैठे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? अब कंफ्यूजन ये हो गया कि एक हाथ डुबा रहे हैं तो वो कह रहा है कि ठंडा है, दूसरा हाथ डुबा रहे हैं तो वो कह रहा है गर्म है। तो बूझो इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। चलो, बूझो को उलझन ये दर्शाती है कि निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से ही की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तापमापी यानी कि थर्मामीटर। समझ गए आप लोग? ताप नापने की जो युक्ति है उसको क्या कहेंगे? तापमापी। बिल्कुल, थर्मामीटर भी उसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखो ताप मापन करेंगे। कैसे करना है देखिएगा। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को भी बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर या फिर आप खुद घर में भी एक टेम्परेचर नापने के लिए मुंह में जीभ के नीचे रखते हो, है ना? तो वो क्या करता है? वो थर्मामीटर ही होता है। वो आपका टेम्परेचर नापता है। जिन तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए, इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 3.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। 3.2 में देखो, यहाँ पर थर्मामीटर आपको दिख गया होगा। आजकल नए नए डिजाइन के आ गए हैं पर चीज़ें वही रहती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस टाइप से ये जो है, जो आगे नुकीला हिस्सा है इसको जीभ के नीचे रख लेते हैं, कोई कांख के नीचे रख लेते हैं, तो आपका टेम्परेचर उससे पता चल जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जानवरों में अलग जगह रखा जाता है, तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो वो आपको पढ़ने के बाद आइडिया हो जाएगा कि कहाँ क्या क्या यूज़ होता है। पर काम इसका एक ही है, टेम्परेचर नापना। आपका शरीर कितना गर्म हो रहा है, आपको कितने लेवल पर बुखार आया, ये चीज़ें नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीकी और एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसकी धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे सी द्वारा दर्शाते हैं, है ना। सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल भी होगा और सेल्सियस स्केल है, यहाँ पर इसको सी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। बूझो दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है, हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम यहाँ पर फ़ारेनहाइट है स्केल है, जो कि एफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट यानी कि एफ और सेल्सियस यानी कि सी, जिसका परिसर होता है 94 से 108 डिग्री तक होता है। इससे पहले प्रयोग किया जाता था। पहले जब सेल्सियस स्केल नहीं आया था उससे पहले फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग किया जाता था, जिसमें 94 से 108 डिग्री है तो यहाँ पर ऐसे नापा जाता था। और यहाँ पर सेल्सियस में है तो 35-42 ऐसे नापते हैं। डॉक्टरी तापक्रम से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के माप ही माप सकते हैं। अब क्रियाकलाप 3.2 देखिएगा, थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह देखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं ही दो क्रमागत यानी कि एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है और इन चिन्हों के बीच 5 भाग है, तब एक छोटे भाग का भाग 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से आपको धो लेना है। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग आपको करना है, जो कि सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि आपका जो बुखार चेक करना है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि थर्मामीटर को आपकी जीभ के नीचे रखा जाता है।
तलवा जो ऐसा कुछ कहते हैं ना, हाँ, जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर खुद ही टू करने लग जाता है आजकल तो, है ना। और अगर नहीं करे तो 1 मिनट के बाद आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना क्या आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आपका आ रहा है या, है ना। तो ये यहाँ से आइडिया आपको हो जाएगा। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया गया है। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहेली को विश्वास दिलाते हैं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। क्रियाकलाप 3.3 देखिएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.2 में अंकित कीजिए। यहाँ पर देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ। बिल्कुल आप लोगों को सावधानियाँ क्या क्या रखनी है इस पर बात करते हैं। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं रखना चाहिए वरना उसमें दिक्कत आपको हो जाएगी। पहले उसको धोना है और यूज़ करने के बाद भी उसको धोना है। और दोनों के लिए आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक यानी कि पूर्तिरोधी घोल का उपयोग करना होगा। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा को सीध में होना चाहिए, यानी कि चित्र 3.3। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट जाता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, ये याद रखना। पीछे से पकड़ना है, बल्ब यानी कि जो निकोलस है उधर से नहीं पकड़ना होता है। कुछ विद्यार्थियों के शरीर का ताप, और यहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी आया है, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? सॉरी यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह तो एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है ना। यह कुछ अधिक और कुछ कम, यानी कि 38 है, किसी का 36 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। अब चलिए यहाँ पर बूजो आ गया है। बूजो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। चेतावनी, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिएगा। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग थर्मामीटर यूज होते हैं, तो आप लोग जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो आपके शरीर का तापमान बताएगा ओरली। अगर आपने किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते हो थर्मामीटर के, किसी पानी में, गर्म पानी में ऐसे करते हो, तो वो थर्मामीटर खराब हो जाएगा। थर्मामीटर को धूप और आग के पास रखने से बचाएं, ऐसा करने से यह टूट जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। प्रयोगशाला तापमापी। अब बात करते हैं हम प्रयोगशाला तापमापी की। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। जैसा कि मैंने बोला, ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे, इसे ध्यान से देखिए। इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चित्र 3.4 अभी आपको दिखाते हैं। जैसे 3.4 आप लोग देख ही लीजिएगा पहले, है ना। ये देखो, ये लंबा सा आपको दिख रहा है, ये है 3.4 जो प्रयोगशाला तापमापी है। जब आप लेबोरेटरी में काम करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, सॉरी, दिमाग से निकल जाता है, सेल्सियस है ये, है ना। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार का इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। देखो, आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। क्रियाकलाप 3.4 में आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये जो है प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, ताप नापा जा रहा है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह
बर्तन की तली और दीवारों को स्पर्श न करें। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए, ये जब आप लेबोरेटरी बड़ी क्लासेज में कॉलेज में जाएंगे तो आपको खुद देखने को मिल जाएगा। छोटी क्लासों में भी देखने को मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है ना। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। अब तक प्रतीक्षा कीजिए, है ना, तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक आपको नोट करना है और इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ विभिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिएगा पिंक बॉक्स में यहाँ पर सावधानी है। देखो, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरतनी जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना है, ठीक है। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से गिरा होता है जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए। अब यहाँ पर बूजो महोदय फिर आ गए हैं। बूजो ने अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो उलझन में भी है। क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है? अब इसका उत्तर खोजते हैं। क्रियाकलाप 3.5 देखो, किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबाइए। पारे के तल के स्थिर होने तक आपको क्या करना है? इंतजार करना है। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कर लीजिएगा। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग करते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई बिंबक यानी कि किंक देखते हैं? चित्र 3.6 में आप लोग देखो, यहाँ पर डॉक्टरी जो थर्मामीटर था उसमें बिंबक होता है भाई। देखो, बिंबक का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? तो देखो, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपाटन अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता। देखो यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा होगा, आजकल ये भी थर्मामीटर आता है जो कि ये डिजिटल थर्मामीटर है, अंकीय तापमापी है, यानी कि इसमें नंबर दिखेंगे आपको, ठीक है ना। अब ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहले जानना चाहते हैं कि क्या यह इसका अर्थ है यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करते हैं। यहाँ पर देखो, क्रियाकलाप 3.6 आपको देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम या लोहे जैसे किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। यह टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस टाइप से आप लोगों को करना है ना। जैसा कि आपको चित्र में दिख ही रहा होगा। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या यह टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा? जो सबसे पास है वो सबसे पहले गिरेगा, ठीक है ना, गिरता है। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरी ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से
ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। ठीक है ना, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप कभी भी आप लोग कुकर को देख लेना, कढ़ाई वढ़ाई में जो हैंडल लगे रहते हैं वो लकड़ी या प्लास्टिक यानी कि हाई डेंसिटी वाली जो प्लास्टिक है वो लगी रहती है ताकि वो पिघले नहीं। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। देखो क्रियाकलाप 3.7, किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे कि स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, विभाजन यानी कि डिवाइडर एकत्रित कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबाइए। कुछ देर पश्चात करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। आपको 3.3 में ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है ना। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इसके उदाहरण है एल्यूमिनियम, आयरन लोहा, कॉपर। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि करंट बहुत जल्दी लग जाता है ना। कॉपर, तांबा, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। कुचालक में कौन कौन आएगा भाई? देखो जैसे कि प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई। कुचालकों को क्या कहते हैं? ऊष्मा रोधी, मतलब कि ये ऊष्मा के मार्ग में बाधा डालती है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 3.8 आपको देखना है। देखो गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो आप लोग बीकर भी ले सकते हो। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सके। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रा की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए और जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी आपको बनाना है। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है। आसपास का जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को कहते हैं संवहन। क्या कहेंगे? संवहन कहेंगे। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है और इस प्रकार ये वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 3.9 पर आ जाइएगा। देखो एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर यानी कि जो मोमबत्ती जल रही है उसके ऊपर और दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? हाँ, यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों है? देखिएगा इस प्रकार से आपको हाथ रखने, एक तो ऊपर और एक इधर साइड में, है ना। सावधान अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वो जले नहीं। ध्यान दीजिए ऊपर की ओर से वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी से, ज्वाला से ऊपर का हाथ जो है आपका गर्मी का अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लो के ऊपर की ओर वायु जैसे गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल, धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को क्या कहेंगे? समुद्र समीर। समीर मतलब वायु, हवा। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। जो समुद्र है ना, उसका जल जो है
आपने देखा होगा जब भी आप किसी झील के किनारे या कहीं बैठते हैं तो वो जो जल होता है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, समझ रहे हो। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। समुद्र समीर आप लोग देख लीजिएगा, इधर से होता है। थल समीर की अगर हम बात करें तो इधर से होता है। मतलब कि जो समुद्र समीर है उसमें ठंडा जल गर्म जल की तरफ, और यहाँ पर देखो गर्म जल जो है, ठंडा जल जो है गर्म जल की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यह थल समीर चित्र 3.11 इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे कहते हैं विकिरण। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे कि वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक यानी कि हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला यानी कि आप लोग समझ गए होंगे, जो ज्वाला जो जलता है ऊपर, है ना, लपटे जो रहती है आग की, वो ज्वाला। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा की विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है और उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है और धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, वरीयता, और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों, आइए इसका पता लगाते हैं। ठीक है भाई, देखो क्रियाकलाप 3.10। टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला, दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए। उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में अंतर पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे। देखो काले और सफ़ेद में, है ना, जल अधिक गर्म है। केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3.11, जिसमें देखो बात करेंगे क्रियाकलाप 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप यानी कि लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। अब देखो यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में लिखा रहा है, इसको पढ़ते हैं। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन और विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी और सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपयुक्त है। अब हम पढ़ रहे हैं सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी यानी कि ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दे तो इसमें से किसको चुनेंगे और क्यों? याद कीजिए, दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। तो देखो इसमें जो प्रमुख शब्द उपयोग में हुए हैं वो है सेल्सियस स्केल, है ना,
सेल्सियस स्केल, चालन, चालक, कुसंवन, कुचालन, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ऊष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण, ताप, तापमापी, थर्मामीटर, अंकीय तापमापी, पूर्तिरोधी। अब हम इसका सारांश पढ़ लेते हैं, क्या सीखा क्या नहीं सीखा। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता को कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है ना। फिर आता है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्राय -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बात करते हैं हम ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। यह है चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है। ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे लोहा हो गया। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी होता है। इनके रेशों के बीच में वायु फंसी हुई रहती है। ये सारी जानकारी आप लोगों को इस चैप्टर में ऊष्मा से संबंधित दी गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आप लोगों को बताया गया है। जो जहाँ ज़रूरत थी समझाने की वहाँ समझा दिया। और एनसीईआरटी मस्ट है ही सही, आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी सही अगर किसी एग्ज़ाम को फाइट करना है तो, है ना। क्योंकि इससे बेसिक भी कंप्लीट होता है और साथ में आपको नॉलेज भी आती है। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ अच्छी से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब